तो ध्यान देंगे बच्चे, मौर्योत्तर काल हम पढ़ रहे हैं और मौर्योत्तर काल में आज हम पढ़ेंगे कि मौर्यों के समापन के बाद, मैंने मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना किया था, उसका पुत्र बिंदुसार, अशोक, और उसके बाद से धीरे धीरे मौर्य काल समापन की ओर हो गया। जिस मौर्य काल की हम बातें करेंगे वो मौर्य काल पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य वो कायम करके रखेगा। दक्षिण की केवल अगर चीर, पांड्य और चोल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैक्सिमम हिस्से में मौर्यों का साम्राज्य था। लेकिन मौर्य जैसे ही समाप्त हुए, मौर्यों के समापन पर भारत में अलग अलग हिस्से में अलग अलग वंश उभर गया। तो किस हिस्से में कौन सा वंश उभरा, उसका संबंध किस क्षेत्र से था और उस वंश की राजधानी कहाँ थी, इतिहास में उसका कालखंड क्या था, किनके समापन पर ये आए और इनके समापन पर कौन उभरा, वंश और राज्य के संस्थापक कौन थे और संबंधित प्रमुख शासक उसके कौन कौन थे, ये समस्त चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अगर मौर्योत्तर काल का ये खंड अगर पढ़ लिए तो सभी शासकों के बारे में समझ लो सामान्य क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी की बात करेंगे तब इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, जितने भी चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो या समझो कि एसएससी हो, रेलवे हो, सब में ये पूछेगा। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले राजनीतिक सत्ता के नाम में हम पढ़ेंगे शुंग वंश। सबसे पहले कौन सा वंश? शुंग वंश। और इसका संबंध था, कह रहा है कि यह बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल, तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, सबसे विशाल हिस्सा इसका, ये इतने क्षेत्रों में शुंग वंश फैला। माने यहाँ से मौर्यों के समापन पर कहता है इसमें से। और शुंग वंश वालों ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे हम शुंग वंश पढ़ रहे हैं, उसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। पूछा कि शुंग वंश का कालखंड क्या था, तो लिखेंगे 184 बीसी से 72 बीसी, माने 112 वर्षों तक शुंग वंश शासन करेगा। और किनके समापन पर? मौर्य के समापन पर जाएंगे। मौर्य माने समझ लो बृहद्रथ को ख़त्म करके, और मौर्य का अंतिम शासक ये रहेगा और उसी को ख़त्म करके और तब ही आएगा। अच्छा, इनके माने मौर्य के समापन पर ही आए। और इनके समापन पर कौन उभरा? जब समझ लो कि मौर्य को समाप्त करके तो शुंग वंश आएंगे, और शुंग वंश जब समाप्त होगा तब वहाँ पे फिर वहीं पे उभर जाएगा कौन? कण्व वंश। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि मौर्य के बृहद्रथ को समाप्त करके और वहाँ पे शुंग वंश आएगा। और शुंग वंश जब समाप्त हो जाएगा तो उसी के जगह पे दूसरा वंश कौन सा आ जाएगा? कण्व वंश आ जाएगा। और वंश राज्य के संस्थापक में कौन थे? तो पुष्यमित्र, शुंग। और इस तरीके से इसमें से संबंधित प्रमुख शासक में कौन कौन थे? तो हाँ, तो पुष्यमित्र शुंग और वसुमित्र शुंग को हम याद करेंगे। तो इतना अगर हम जान लिए तो हमारा समझो कि शुंग वंश अगर दे दे परीक्षा में कि शुंग वंश से क्या समझते हैं, और कालखंड से लेके उसके क्षेत्र से लेके राजधानी से लेके किनके समापन पर ये आया और इनके समापन पर कौन आया और इसके महत्वपूर्ण शासक कौन थे, इतना लिख दो तो क्या शुंग वंश समाप्त नहीं हो गया बच्चों? तो इस तरीके से ये है एक लाइन में, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन से लिखेंगे तो कम से कम एक पेज आराम से इसको लिखेंगे हम। तो अब इसके बाद अब आता है शुंगों के समापन पे कौन आया है? कण्व वंश। तो कण्व वंश का एरिया उतना विशाल नहीं था। कण्व वंश मात्र बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब मगध के आकार का एकदम छोटा, आ रहा समझ में ना जी? मगध का जो आकार था उसमें एकदम छोटे हिस्से पे इसका माने क्षेत्र है। और इसने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हाँ, पाटलिपुत्र में राजधानी बना लिया। और इसका शासनकाल कब से कब तक बोलो? बहुत बढ़िया, 72 बीसी से लेकर 27 बीसी तक, मात्र 25 वर्षों तक शासन करेगा। और फिर इसके समापन पर फिर आएंगे शुंग वंश। नहीं, हाँ, ये याद रखेंगे कि शुंग वंश के समापन पर ये आया कण्व वंश। और कण्व वंश जब समाप्त हो जाएगा तो अब वहाँ पे कई छोटे छोटे राज्य उभर जाएंगे, जिसमें कुनिंद, नाग, प्रार्जुन, खरवरिक काल, पंचाल काल, ये छोटे छोटे समझो कि ये शासकों का दौर शुरू हो जाएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तुम्हारे नोट्स में तो लिख लोगे, कई छोटे छोटे राज्य उभर गए, कुनिंद, नाग, प्रार्जुन, खारवरिक काल या पंचाल, ये सब यहाँ पे उभरेंगे बस। और याद रखेंगे कि कण्व वंश की अगर स्थापना की बात करेंगे तो कण्व वंश का स्थापना किसने किया?
वासुदेव कण्व ने किया। और इस तरीके से समझो कि इसके प्रमुख शासक कौन रहेंगे, वासुदेव कण्व रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें से चेदी सत्ता का, माने चेदी वंश आ रहा है, ठीक है ना। चेदी वंश ने कहाँ पे राज्य किया, कलिंग में। कलिंग मतलब क्या समझेंगे, उड़ीसा में। जैसे मैं फिर से एक बार बता दूं कि पूरे भारत में ये ऊपर की तरफ अगर बात करें, बिहार, बंगाल, यूपी, नेपाल, तराई से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में शुंग वंश उभरेगा, और उसी के बहुत छोटे हिस्से पे आगे उभर जाएगा शुंग वंश के समापन पर कौन, कण्व वंश। एक ही एरिया में उभरेंगे, ठीक है ना जी। एक समाप्त हो जाएगा तो दूसरा उभर जाएगा। लेकिन उसी मौर्य काल में फिर अगर समझ लो कि शुंगों के समापन, शुंग का एरिया बहुत सारा है, और उसमें समझो कि उसमें आ जाएगा चेदी वंश। कौन सा वंश, मौर्यों के समापन पर ही आ रहा है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे, कलिंग में, ठीक है ना। और इसकी राजधानी भी कहाँ रहेगी, कलिंग। और चेदी वंश का शासनकाल कब से कब तक, 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक। और किसके समापन पर ही आए हैं, मौर्य के समापन पर। मैक्सिमम जो आएंगे मौर्य के समापन पर ही आएंगे। लेकिन बस ये याद रखना है कि शुंग वंश और कण्व वंश दोनों अचानक नहीं आए हैं। मौर्य समाप्त हो गया तो शुंग वंश आया, शुंग वंश समाप्त हो गया तो कण्व वंश आया। बाकी जो भी आएंगे मैक्सिमम मौर्य वंश के समापन पर ही आएंगे। तो इस तरीके से हम चेदी वंश में पढ़ रहे हैं कि जब ये समाप्त हुआ तो समझ लो कि कई छोटे छोटे राज्य उभरे। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाकंतार का राजा, अवमुक्ति का राजा, पिष्टपुर का राजा, ये कलिंग में अलग अलग हिस्से में बांट लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे राजा हो जाएंगे बच्चे। और याद करो इसका महत्वपूर्ण शासक अगर कहें, माने समझ लो वंश का संस्थापक अगर कहा जाए कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, क्या पूछेगा, चेदी वंश के संस्थापक में क्या बोलेंगे हम लोग, महामेधवाहन। क्या बोलेंगे, महामेधवाहन। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध शासक रहेगा तो कौन, खारवेल। याद है तुम लोग को खारवेल नाम, हाँ तो याद रखेंगे। और इसमें विशिष्ट तौर पे इसकी विशेषता में बताया गया है कि पिष्टपुर का राजा, महाकंतार का राजा, अवमुक्ति का राजा, ये सब गौड़ होंगे। अरे समझ में ना, सेकेंडरी तौर पे रहेंगे। खारवेल पूछेगा, खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो समझ लो कि ये हम बोलेंगे किस वंश से, चेदी वंश से। अब आगे इसमें से इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन और पार्थियन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन और पार्थियन ये कहाँ उभरेंगे बच्चे, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम के हिस्से में, नॉर्दर्न में, माने समझो कि उत्तरी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान, गोमल घाटी, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड गाजीपुर। तो इस तरीके से ये सभी हिस्से में इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन और पार्थियन उभरेंगे। और इन्होंने अपनी राजधानी, इंडो ग्रीक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, शाकल। शाकल कहाँ, सियालकोट, पंजाब में, याद रखेंगे हम लोग। और इसके साथ ये भी याद रखना कि इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन और पार्थियन का शासनकाल कब से कब तक था, 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक। और किसके समापन पर इंडो ग्रीक आए हैं, मौर्यों के समापन पे। बस हमें ये याद रखना है कि मौर्य के समापन पे पहले शुंग वंश, शुंग वंश समाप्त हो गया तो कण्व वंश, बाकी मैक्सिमम जो भी आएंगे सो मौर्य वंश के समापन फिर अलग अलग हिस्से में आ जाएंगे। तो इस तरीके से समझो कि इसका संस्थापक कौन था, माने कुषाण। कौन था इस राज्य का अच्छा, इसके समापन पर, संस्थापक नहीं कहेंगे, इसके समापन पे कौन आया, कुषाण। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे। इंडो ग्रीक जब समाप्त हो जाएगा तो इंडो ग्रीक के समापन पर आ जाएगा कुषाण वंश। और इसका संस्थापक था इंडो ग्रीक का डेमेट्रियस। और इसके प्रमुख शासक में आते हैं डेमेट्रियस, मिनेंडर, स्ट्रेटो प्रथम, आगाथिक्लीस और हमियस। लास्ट रूलर है इसमें आगाथिक्लीस हमियस, इसे हम याद रखेंगे बच्चों। तो इस तरीके से इसका संस्थापक माने इंडो ग्रीक का संस्थापक डिमेट्रियस को याद रखेंगे, डिमेट्रियस और मिनेंडर को याद करेंगे और स्ट्रेटो प्रथम को याद रखेंगे हम लोग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने इसके शासक रहेंगे बच्चे। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फिर से अब अगले वंश के बारे में। तो चूँकि इंडो ग्रीक अब समाप्त हो चुका है बच्चे, और इंडो ग्रीक के समापन पर उसी क्षेत्र में अब आएगा कौन, कुषाण। अब हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, कुषाण वंश।
तो अर्थात अभी तक हम जो पढ़े थे उस पर ध्यान दो, थोड़ा पेज पे नहीं मेरे तरफ ध्यान दोगे कि मौर्यों के समापन पर मगध, बिहार, यूपी, हरियाणा के क्षेत्र में पहले शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, बाकी समझो कि अलग अलग हिस्से में चेदी वंश उभर गया है, और यहाँ पे इंडो ग्रीक नॉर्थ वेस्ट में है। इंडो ग्रीक को समाप्त करके वहाँ पे कौन आ गया है? कुषाण। तो फिर से पेज में ध्यान दो कि कुषाण कहाँ पे शासन करेंगे? तो बैक्ट्रियन माने सेंट्रल एशिया प्लस अफ़गानिस्तान प्लस संपूर्ण पाकिस्तान एक्सेप्ट तटीय सिंध, माने सिंध के तट को छोड़कर बाकी सभी हिस्से में कुषाण वंश रहेगा। कश्मीर में भी इसका शासन रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी तथा सारनाथ तक। ये देख लो सबसे विशाल साम्राज्य। अगर कहा जाए कि मौर्योत्तर काल में सबसे विशाल साम्राज्य कौन कायम किया, तो हम क्या बोलेंगे? कुषाण कायम किया हुआ है। और इसने अपनी राजधानी, पहली राजधानी बनाया था कहाँ पे? पुरुषपुर माने पेशावर, पंजाब। और दूसरा राजधानी इसने बनाया अफ़गानिस्तान में वामियान। ये दोनों याद रखेंगे हम लोग। शासनकाल कब से कब तक? 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक। और इसका जो भी है इसमें से देख लो बच्चे, किसके समापन पर आए हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को समाप्त करके आया। और कुषाण जब समाप्त हो जाएगा तब शुरू हो जाएगा गुप्त काल। तो इसलिए गुप्त काल को भी याद रखेंगे। और इसका संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसेस, इसी ही कुजुल कैडफिसेस के नाम से भी जानते हैं। और कुषाण वंश का प्रतापी राजा जो था उसमें आते हैं, इसमें से याद रखेंगे कुजुल कैडफिसेस, बीमा कैडफिसेस, कनिष्क प्रथम और हुविष्ट, और अंतिम राजा इसका आएगा वासुदेव। आ रहा समझ में ना? बीच में भी इसके और कई सारे शासक आएंगे। और इसी में दिया हुआ कि देख लो कि 2002 में समस्तीपुर से कुषाण के सिक्के मिले हैं। याद रखिए, विशेषता में बताया है कि हाल ही में 2002 ईस्वी की बात करें तो समस्तीपुर से भी कुषाण के सिक्के का मिलना बताता है कि उसका बिहार के समस्तीपुर से भी संपर्क रहा है। और याद रखेंगे इसको क्यों जानते हैं बच्चे कुषाण को, तो कुषाण का ही एक शासक होगा कनिष्क प्रथम। और इसने क्या चालू किया था बता दो? शक संवत इसने शुरू किया। 78 ईस्वी में इसने शक संवत शुरू किया, जिसे भारत का आज राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है माना जाता है। और अब कुषाण के बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन। तो सातवाहन फिर थोड़ा सा मध्य भारत में हम चलते हैं बच्चे, और दक्षिण भारत में वहाँ की तरफ हम चलते हैं। तो सातवाहन ये का 2 चरण होगा इसमें से। तो सातवाहन प्रथम चरण में यह उभरेंगे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है ना, माने दक्कन क्षेत्र में सातवाहन उभर जाएंगे। और ये सातवाहन की राजधानी कहाँ रहेगी? प्रतिष्ठान या पैठान। ये महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर समझ लो कि अपनी राजधानी बनाएंगे, प्रतिष्ठान या पैठान में। और सातवाहनों का शासनकाल कब से कब तक रहेगा बच्चों? हाँ, 200 साल तक ये वहाँ पे राज करेंगे, 2nd सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी AD तक। और बताओ किसके समापन पर सातवाहन उभरे हैं? मौर्यों के समापन पे। और अब जब ये समाप्त हो जाएंगे तो कुछ समय के लिए शक की एक शाखा महाराष्ट्र में काबिज हुई। और आज मैंने समझो कि आज काल के लिए, मैंने आज काल के लिए मैंने कहता है कि कुछ पलों के लिए ये रहेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, और इसके अगर हम कहें कि बताओ इसके संस्थापक कौन थे, तो सिमुक परंपरा से माना जाता है कि परंपरा से कि सिमुक थे। और वास्तविक रूप से सातवाहनों के संस्थापक किसे माना जाता है? सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। तो इस तरीके से एक परंपरा, एक ऐसे माने कहानियाँ जो कहते हुए लोग चले आए उसमें माना जाएगा सिमुक को, लेकिन वास्तविक तौर पे इसके संस्थापक कौन है? सातकर्णी प्रथम। और इसके महत्वपूर्ण शासकों में आते हैं सातकर्णी प्रथम और राजा हॉल। राजा हॉल की रचना कोई बोलो? गाथा सप्तशती, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने महत्वपूर्ण रचना लिखा है। और खारवेल का समकालीन है ये, याद रखेंगे। राजा हॉल इसी की रचना है। कौन? ये कथा सप्तशती को गाथा सप्तशती करेंगे हम लोग, ठीक है ना। गाथा को ही कथा कहते हैं, ठीक है। और यह 17वीं पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है ये? अब हम पढ़ेंगे अगला शक महाराष्ट्रियन शाखा, माने समझ लो अब फिर उभर गए हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, केवल महाराष्ट्र में, माने मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि केवल
महाराष्ट्र के हिस्से में दक्कन क्षेत्र में फिर शक जो है यह महाराष्ट्रियन शाखा के शक हैं और अपनी राजधानी ये बनाएंगे कहाँ पे, नासिक में 1st सेंचुरी एडी में। और इस किसके समापन पर ये आएंगे, सातवाहन प्रथम चरण के जो सातवाहन होंगे उनको समाप्त करके आएंगे और इनको समाप्त करके फिर शुरू हो जाएगा कौन, सातवाहन का द्वितीय चरण। और इसमें से हम याद रखेंगे इसके महत्वपूर्ण शासक में कौन है, भूमक, और भूमक को याद रखेंगे और इसके माने भूमक इसके संस्थापक होंगे और महत्वपूर्ण शासक में वही भूमक और नहपान होंगे। आ रहा समझ में ना। अब ये कुछ पलों के लिए आए हुए हैं लेकिन इनको समाप्त करके फिर सातवाहन का द्वितीय चरण शुरू हो जाता है और द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो संपूर्ण दक्कन, अब इसमें महाराष्ट्र भी होगा, गोवा भी होगा, कर्नाटक भी होगा और आंध्र प्रदेश, यहाँ तक में सातवाहन का द्वितीय चरण शुरू होगा। और ये फिर से अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे, प्रतिष्ठान में बना देंगे राजधानी। 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक ये काम करेंगे और किसको समाप्त करके आएंगे, शकों को। कौन शक, यही महाराष्ट्रियन शक, इनको समाप्त करके आ जाएंगे। और इसकी स्थापना कौन करेगा वो तो आगे हम पढ़ेंगे। और इसके समापन पे कौन आएगा पहले ये जान लो। तो शकों के माने समाप्त करके आया है कौन, सातवाहन द्वितीय चरण। और जब ये समाप्त हो जाएगा तब वहाँ पे आ जाएगा वाकाटक वंश, कहाँ, महाराष्ट्र में, इक्ष्वाकु वंश कहाँ, आंध्र प्रदेश में, और कदम्ब वंश कहाँ, कर्नाटक में। याद रखेंगे, मैप मैं कल देखना चाहता तुम लोगों का, सब मैप ईस्वी सन वाइज बना लो कि कब कौन समाप्त होता है तो उसके जगह पे कौन आता है। जहाँ पे सातवाहन द्वितीय चरण में समझो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसका शासन है, वहीं पे इसके समापन पर महाराष्ट्र में कौन सा वंश, वाकाटक वंश। पूछता है परीक्षा में कि सातवाहन काल के बाद समझ लो कि मौर्योत्तर काल में वाकाटक वंश का क्षेत्र कौन सा था, महाराष्ट्र, इक्ष्वाकु वंश का क्षेत्र और कदम्ब वंश का क्षेत्र कर्नाटक। और इस तरीके से अगर इसके स्थापना की बात करें, सिमुख, फिर से आ जाओ वही परंपरा में सिमुख, और वास्तविक रूप से कौन, सातकर्णी प्रथम। और पुनर्संस्थापक राज्य अगर कहा जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, माने अगली बार में द्वितीय चरण शुरुआत करेगा कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसके महत्वपूर्ण शासक में आ जाएंगे अब गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो तीनों को याद रखोगे तुम लोग। और इसी का महत्वपूर्ण विशेषता में याद रखेंगे शक निशुनंदन या पुनः संस्थापक इसके माने जाते हैं। ये भी माने जाते हैं पुनः संस्थापक में कौन, शक निशुनंदन। ये समझ लो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए भी प्रयोग किया गया है और यह सातवाहन का दूसरी बार उत्थान हुआ है यहाँ पर। माने कुल मिलाकर समझ लो सातवाहन का प्रथम चरण रहेगा और सातवाहन का द्वितीय चरण, 2 चरण होगा। बीच में कुछ दिन के लिए कौन आ जाएंगे, महाराष्ट्रियन शक। समझ में आ गया, इतना याद रखेंगे कौन कौन महत्वपूर्ण शासक। और अंतिम पढ़ लेते हैं हम लोग कि अब एक तो शक सत्ता पश्चिमीकरण शाखा के ये हैं, याद रखेंगे। एक बार महाराष्ट्रियन शाखा के शक, अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, पश्चिमीकरण के शाखा के। ये शक है कहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा, इन क्षेत्रों में इनका राज्य रहेगा। और ये राजधानी कहाँ बनाएंगे, उज्जैनी मालवा में। याद रखेंगे खूब बेहतरीन तरीके से कि उज्जैनी मालवा जो है वहाँ पे अपनी राजधानी बनाएंगे। और शासनकाल कब से कब तक, 1st सेंचुरी एडी से 4th सेंचुरी एडी। गुप्त काल में भी ये कुछ समय तक रहे। याद रखेंगे हम लोग कि शक सत्ता जो है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा की तरफ रहेंगे। तो कुछ हिस्से में, पश्चिम के हिस्से में कुछ बचे रहेंगे। इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लेकर गुप्त काल की शुरुआत होना शुरू है। तो उसके समकालीन भी कुछ समय तक रहे। गुप्तों ने इन्हें अंतिम रूप से समाप्त किया। तो इस तरीके से मौर्य के समापन पर ये आए हैं और ये रहेंगे कब तक, गुप्त काल तक। और गुप्त आएंगे तो फिर इनको समाप्त कर देंगे। और इस सत्ता का जो संस्थापक होगा, माने समझ लो कि कुल मिलाकर वो कौन रहेगा, चेस्टन। और यही चेस्टन जो है संस्थापक रहेगा। और इसी शक सत्ता का प्रसिद्ध शासक होगा कौन, रुद्रदामन। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख याद रखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से भारत के पश्चिम में शक के इस शाखा को पश्चिमी शाखा कहते हैं। इसे ही कहते हैं चेस्टन वंश वाला शक,
या गुजरात मालवा वाला शक। मौर्योत्तर काल में याद रखेंगे, मौर्योत्तर काल में जितने शासकों को हम पढ़ेंगे ये समस्त शासक इतने ही हैं। मौर्य का समापन हुआ तो बिहार बंगाल उड़ीसा में कौन रहेगा, बिहार बंगाल में समझो कि गुजरात में कौन रहेगा, उड़ीसा में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में कौन रहेगा, इसके समापन पे कौन कौन आए और वो समाप्त हुए तो कौन आए, और ये सब जब समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे तो कौन आ जाएगा, गुप्त आ जाएंगे। बस इतना काफ़ी है आज के क्लास के लिए। ये पढ़ लेते हो तो शासक पढ़ लिए, और शासक पढ़ लिए तो मौर्योत्तर काल का आधा हिस्सा तुम्हारा समाप्त हो गया। क्लियर है बच्चे? अब इसको देखो, समझो, और कोई दिक्कत होता है तब पूछो।